कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए ला रहे हैं फ्री लेक्चर सीरीज ऑन इकोनॉमिक्स। अब ये जो लेक्चर सीरीज है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाली। चाहे आप जेकेपीएसआई के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप नायब तहसीलदार पोस्ट के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप जेकेपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, या किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो ये जो लेक्चर सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस लेक्चर सीरीज में हम क्या करने वाले हैं? हम लेक्चर तो अपलोड करेंगे ही करेंगे, और साथ में एमसीक्यूज, यानी जो लेक्चर हम अपलोड करेंगे ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, एमसीक्यूज लाएंगे। और वो भी जो भी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में जो एमसीक्यूज आए हैं और जो आ सकते हैं, वो हम इस लेक्चर सीरीज में आपके साथ जो है डिस्कस करने वाले हैं। अब इस लेक्चर में, जो आज का लेक्चर होने वाला है ना, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, ओपन इकोनॉमी क्या होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, यानी इकोनॉमिक सिस्टम, चाहे हम कैपिटलिस्ट की बात करें, सोशलिस्ट की बात करें, या मिक्सड इकोनॉमी की बात करें। साथ ही साथ हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है ना? तो ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है हर एक एग्जाम के लिए। अब इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमिक्स होता क्या है। लेकिन इकोनॉमिक्स को जानने के लिए पहले हम जान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है ना, ये बेसिकली निकला है ग्रीक वर्ड से। इकोनॉमिक्स जो है ना, ये बेसिकली किस वर्ड से निकला है? ग्रीक वर्ड से। अब ग्रीक वर्ड क्या है? ग्रीक वर्ड है आइकोनोमिया। अच्छे से समझ लेना मैं क्या कह रहा हूं, कि इकोनॉमिक्स जो है ये ग्रीक वर्ड से निकला है। ग्रीक वर्ड क्या है? आइकोनोमिया। और आइकोनोमिया अगर हम ट्रांसलेट करते हैं ना, आइको मतलब होता है हाउस होल्ड, नोमिया मतलब होता है मैनेजमेंट। इन्हें पहले पहले क्या होता था, इकोनॉमिक्स को हम यूज करते थे फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हाउस। एक घर को चलाने के लिए हम इकोनॉमिक्स का यूज करते थे। ठीक है ना? लेकिन विद द चेंज इन टाइम, बहुत सारे इकोनॉमिक्स आए। चाहे हम एडम स्मिथ की बात करें, लायनल रॉबिन्स की बात करें, अल्फ्रेड मार्शल की बात करें, बहुत सारे इकोनॉमिक्स आए। और इकोनॉमिक्स जो भी आए, उन्होंने इकोनॉमिक्स को अच्छे से डिफाइन किया। अब वो हम एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स में जानने वाले हैं। लेकिन अभी जो हमारे पास कंप्रहेंसिव डेफिनेशन है, जिससे हम जान सकते हैं कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, वो हम समझने वाले हैं। अभी तक आपने क्या जाना? अभी तक आपने सिंपली ये जाना कि इकोनॉमिक्स जो है ये एक ग्रीक वर्ड से निकली है। ग्रीक वर्ड कौन सा है? आइकोनोमिया। और आइको मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड। नोमिया मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट, यानी हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है ना? तो वही मैं कह रहा हूं कि पहले इकोनॉमिक्स को हम यूज करते थे फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हाउस, एक घर को चलाने के लिए। ठीक है? अब देखो एग्जैक्ट डिफिनेशन, जो कंप्रहेंसिव डिफिनेशन जो निकल के आई है, वो क्या है। देखो इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स को जानने के लिए, ये डिफिनेशन अंडरस्टैंड करने के लिए, पहले हमें दो चीजें मैं पहले क्लियर करता हूं। वो क्या है? वो ये है, एक तो स्केयर रिसोर्स। देखो हमारे पास जो रिसोर्स है ना, वो है स्केयर। वो क्या है? स्केयर। स्केयर मतलब क्या होता है? कम। कम यानी जब भी कोई किसी चीज की कमी होती है ना, उसको हम बोलते हैं स्केयर। ठीक है ना? तो रिसोर्स जो हमारे पास है ना, वो क्या है? वो है स्केयर। और जो नीड्स एंड वांट्स है ना हमारे पास, वो है अनलिमिटेड। वो है अनलिमिटेड। मैं आपको बता देता हूं, हमेशा नहीं, ये हमेशा नहीं हो सकता है। रिसोर्स कभी हमारे पास बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली अगर हम देखेंगे, रिसोर्स जो हमारे पास होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो होते हैं स्केयर। और जो हमारी नीड्स एंड वांट्स हैं, वो क्या है? अनलिमिटेड। देखो नीड होती है जो कि जिसके बगैर हम नहीं रह सकते, रोटी कपड़ा मकान। वांट वो होती है, फॉर एग्जांपल आप मूवी देखना चाहते हो, अब मूवी के बगैर आप जिंदा रह सकते हो ना? मूवी के बगैर भी आप जिंदा रह सकते हो। ये मूवी है ना, ये मूवी जो है, आप कह रहे हो कि मैं मूवी देखूंगा, ये आपकी वांट है, ये आपकी नीड नहीं है। अब आपके पास मकान होना चाहिए, उसके बगैर तो आप नहीं रह सकते, तो वो आपकी नीड है। अभी नीड एंड वांट को मैं अच्छे से आगे डिफाइन करने वाला हूं, लेकिन फिलहाल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने जाना कि नीड एंड वांट में क्या डिफरेंस है। मैं क्या कह रहा हूं कि हमारे पास जो रिसोर्स है वो क्या है? वो है स्केयर। और हमारी जो नीड्स एंड वांट्स हैं, वो क्या है? अनलिमिटेड। अब मैं इकोनॉमिक्स को समझाऊंगा, इकोनॉमिक्स होता क्या है। देखो इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स बेसिकली हमें बताता है, इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ चॉइस मेकिंग। इकोनॉमिक्स जो होता है ना, इकोनॉमिक्स में हमेशा हम डिसीजन लेते हैं, हम चॉइस करते हैं। क्या चॉइस? कि जो हमारे पास जो स्केयर रिसोर्स है ना, जो लिमिटेड रिसोर्स है, अभी मैं कह रहा था ना कि हमारे पास जो रिसोर्स होती है वो क्या है? वो लिमिटेड है, वो स्केयर। अब इकोनॉमिक्स में हम डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। इकोनॉमिक्स में हम चॉइस मेकिंग करते हैं, यानी चॉइस करते हैं। क्या चॉइस करते हैं? कि जो हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्स हैं, जिनके अल्टरनेटिव यूज हो सकते हैं, यूज हो सकते हैं, इनको हम कैसे यूटिलाइज करें ताकि
हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, या यूं कहें हमारी जो अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स है ना उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, या हमारी जो डिमांड्स है ना उनको मीट कर सकते हैं। तो सिंपली क्या मैं कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं इकोनॉमिक्स जो है ये है, यहां पे हम डिसीजन मेकिंग या चॉइस मेकिंग, ये वो सब्जेक्ट है जो हमें बताता है कि हम कैसे डिसीजन मेकिंग करें, हम कैसे चॉइस मेकिंग करें, कैसे हम चॉइस मेकिंग करें किस मामले में कि जो हमारी स्केयर रिसोर्स है ना, जो हमारे पास जो स्केयर रिसोर्स है ना, इनको हम कैसे यूटिलाइज करें ताकि हमारी जो डिमांड्स हैं वो मीट हो जाए और हमारी जो नीड्स एंड वांट्स हैं वो फुलफिल हो जाए। वही इकोनॉमिक्स है। मैं समझाऊंगा एग्जांपल के साथ। आपके पास, अभी आप वीडियो देख रहे हो तो आपके पास जो टाइम है ना, अभी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, अभी आपके पास जो टाइम है ना वो मुझे बताओ, वो टाइम पहले क्या है? टाइम भी रिसोर्स है ना। ये टाइम क्या है? टाइम क्या अनलिमिटेड है? नहीं, ये लिमिटेड है। मैंने अभी कहा ना कि ये आपके पास जो टाइम है ना ये स्केयर है, ये रिसोर्स है ना, ये स्केयर है। अब इस टाइम के बहुत अल्टरनेटिव यूज हो सकते हैं। आप मेरा वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है, आप मूवी भी देख सकते हो, आप किसी टूरिस्ट स्पॉट पे भी जा सकते हो। मीन्स टाइम जो है ये रिसोर्स है, ठीक है ना। लेकिन इस आधे घंटे में या एक घंटे में आप मूवी भी देख सकते हो, आप किसी टूरिस्ट स्पॉट पे भी जा सकते हो, या वीडियो भी देख सकते हो। यानी अब आपको क्या करना है? अब आपको डिसीजन लेना है। अब आपको डिसीजन, इकोनॉमिक्स क्या समझाता है कि आपको डिसीजन, आपको चॉइस मेकिंग करनी है। अब आपको डिसीजन लेना है कि मेरे पास जो ये एक घंटा है इसका मैं कैसे यूटिलाइज करूं ताकि मेरी मैक्सिमम नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई हो जाए, ताकि मेरी जो डिमांड है वो सेटिस्फाई हो जाए, वो मीट हो जाए। आपकी डिमांड क्या है? आपकी डिमांड ये है कि मेरे जो आने वाले एग्जाम्स हैं वो क्रैक मैं कर पाऊं। तो ये आपकी डिमांड है ना। तो आप चॉइस क्या कर रहे हो? आप यहां पे चॉइस मेकिंग, आप यहां पे डिसीजन ले रहे हो कि नहीं मुझे क्या करना है, मुझे वीडियो देखना है। जब मैं वीडियो देखूंगा ना, दैट मीन्स आप यहां पे डिसीजन तो ले रहे हो, मैं मूवी नहीं देखूंगा, मैं टूरिस्ट स्पॉट पे नहीं जाऊंगा, फिर क्या करूंगा, मैं लेक्चर देखूंगा। जब मैं लेक्चर देखूंगा ना, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, चॉइस मेकिंग कर रहे हो। अब यही है ना, आपके पास जो टाइम है ना, ये स्केयर रिसोर्स है, इसका आप यूटिलाइज कर रहे हो। और आपकी डिमांड क्या है? आपकी डिमांड है यही कि इस लेक्चर से क्या हो सकता है, मेरी कल सिलेक्शन हो सकती है। यही है इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स क्या समझा आपने? इकोनॉमिक्स आपने ये समझा कि इट इज द स्टडी ऑफ चॉइस मेकिंग, इट्स द स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये यहां पे हम स्टडी करते हैं, ये यहां पे हम चॉइस करते हैं, हम डिसीजन लेते हैं। क्या डिसीजन लेते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्स है ना, जो स्केयर रिसोर्स है, जो लिमिटेड रिसोर्स है, जो स्केयर रिसोर्स है, जो लिमिटेड रिसोर्स है, इनका हम कैसे यूटिलाइज करें, यानी जिनके अल्टरनेटिव यूज हो सकते हैं, जिनके अल्टरनेटिव यूज हो सकते हैं, इनका हम कैसे यूटिलाइज करें ताकि हमारी जो डिमांड्स है वो मीट हो जाए, हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारी नीड्स एंड वांट्स वो सेटिस्फाई हो सकती है, ठीक है ना। तो ये है आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स आपने जाना। अब और इकोनॉमिक्स के बारे में हम जानेंगे कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है ना, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ। अब एडम स्मिथ को क्यों कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? बेसिकली हुआ क्या, 1776 में, एग्जैक्ट याद रख लीजिए, डेट है 1776 में। एडम स्मिथ क्या करते हैं, ये एक बुक लिखते हैं। अब बुक कौन सी है, एग्जाम में आ सकती है बुक, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। अब जब ये बुक लिखते हैं ना, उसमें ये बताते हैं कि ये इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हैं एज अ स्टडी ऑफ वेल्थ। यानी इसका मानना था, एडम स्मिथ जिसको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, इसका मानना था कि इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं वेल्थ को। इकोनॉमिक्स में हम स्टडी किसको करते हैं? वेल्थ को। यानी एक इंडिविजुअल की वेल्थ हम कैसे, एक इंडिविजुअल की वेल्थ कैसे इंक्रीज हो, वही है इकोनॉमिक्स। जब इसकी वेल्थ इंक्रीज हो जाएगी ना, तो तभी ये अपनी नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई कर सकता है। तो ये किसका कहना है? ये एडम स्मिथ का कहना है। यानी पहली बार जब इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया गया ना, तो वो एडम स्मिथ ने किया, और एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया स्टडी ऑफ वेल्थ, ठीक है। किसमें? अपनी बुक में। और बुक कौन सी है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है ना। तो इसमें इसने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स समझाए, ठीक है ना। तो इसीलिए एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो कल क्वेश्चन आ सकता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है फॉर व्हाट? इसने बुक लिखी क्या? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसमें इसने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया एज अ स्टडी ऑफ वेल्थ, ठीक है। हाँ, यहां तक क्लियर? हाँ, अब क्या हुआ, यहां तक आपने जाना कि इकोनॉमिक्स, अब बहुत सारे इकोनॉमिक्स आए जिन्होंने इकोनॉमिक्स को फिर
अलग से डिफाइन किया, इस एडम स्मिथ की जो डिफिनेशन थी इसको क्रिटिसाइज किया, वो हम एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं आगे। लेकिन सबसे पहले 1933 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 1933 की। 1933 में क्या होता है? रैगनर फ्रिश। रैगनर फ्रिश क्या करते हैं? ये इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हैं दो कैटेगरीज में। ये करते हैं इकोनॉमिक्स को डिफाइन दो कैटेगरीज में। एक तो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप माइक्रो वर्ड ही देखेंगे ना, माइक्रो मतलब होता है स्मॉल। क्या होता है? स्मॉल, इंडिविजुअल। ठीक है ना? मैं क्या कह रहा हूं कि 1933 में इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया गया दो कैटेगरीज में। एक तो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब होता है इंडिविजुअल, मैक्रो मतलब होता है होल। मैक्रो मतलब क्या होता है? होल। जब हम इंडिविजुअल की बात करेंगे ना, दैट मीन्स हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। जब हम होल की बात करें, यानी एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब होता है यहां पे होल इकोनॉमिक्स में। जब हम एग्रीगेट की बात करेंगे ना, तो वहां हम वहां हम कह सकते हैं कि यह है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है? हाँ, देखो, प्राइस की जब भी हम बात करते हैं, हम प्राइस कह सकते हैं, प्राइस ऑफ अ गुड्स एंड सर्विस, तो मीन्स हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। लेकिन जब इनकम की बात करेंगे ना, हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। मीन्स हम क्या कर रहे हैं? नेशनल इनकम। नेशनल यानी पूरे कंट्री की इनकम। तो वहां पे हम पूरे कंट्री की इनकम की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है एक इंडिविजुअल और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है होल। तो यहां से मैं फिर से एक बार इसको रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले हमने जाना क्या कि इकोनॉमिक्स निकला है ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड क्या है? आइकोनोमिया। आइकोनोमिया मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। यानी पहले पहले इकोनॉमिक्स को यूज किया जाता था फॉर मैनेजमेंट ऑफ हाउस। ठीक है? हाँ, फिर बहुत सारे इकोनॉमिक्स आए विद द चेंज इन टाइम। बहुत सारे इकोनॉमिक्स आए, उन्होंने इकोनॉमिक्स को अच्छे तरीके से डिफाइन किया। अब जो एग्जैक्ट डिफिनेशन, जो कंप्रहेंसिव डिफिनेशन निकल के आई, वो क्या है कि वो हमें बताती है कि इकोनॉमिक्स में हम चॉइस मेकिंग करते हैं। क्या करते हैं? चॉइस मेकिंग करते हैं। यानी जो हमारे पास जो स्केयर रिसोर्स है ना, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है ना, इनको हम कैसे यूटिलाइज करें ताकि हमारी जो वांट्स है, हमारी जो नीड्स है, वो फुलफिल हो जाए और साथ ही साथ हमारी जो डिमांड्स है वो मीट हो जाए। मैंने एक एग्जांपल दी थी टाइम की, यानी हमारे पास 1 घंटा जो है वो टाइम। अब इस 1 घंटे में हम मूवी भी देख सकते हैं, हम टूरिस्ट स्पॉट पे भी जा सकते हैं और हम लेक्चर भी देख सकते हैं। हमने क्या चूज किया? हमने क्या डिसीजन किया? हम यहां पे चॉइस मेकिंग पहला स्टेप है ना, तो डिसीजन हमने ये लिया। चॉइस मेकिंग में हमने ये कहा कि हम जो है लेक्चर देखेंगे। अब लेक्चर हम देखेंगे क्योंकि लेक्चर हम इसीलिए देखेंगे, हमारे पास जो टाइम है वो कम है और लेक्चर देखने से क्या हो सकती है? हमारी सिलेक्शन हो सकती है। यानी हमारी नीड एंड हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड यही है कि हमारी कल सिलेक्शन होनी चाहिए। तो सिलेक्शन होने के लिए हम क्या कह रहे हैं? हम इस जो 1 घंटा टाइम है हमारे, जिसके अल्टरनेटिव यूज है, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं नहीं, हमें लेक्चर देखना है, हमारी सिलेक्शन हो सकती है इससे। ठीक है ना? तो अब आपकी डिमांड जो है ना वो मीट हो गई। ठीक है ना? तो ये है ना इकोनॉमिक्स। हाँ, साथ ही साथ मैंने क्या बोला कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इसको कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को। इसने एक बुक लिखी थी 1776 में, क्या? एन इनक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है? साथ मैंने ये बोला कि इकोनॉमिक्स जो है 1933 की अगर हम बात करेंगे, इकोनॉमिक्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। रगनार फ्रिश जो थे, उसने इकोनॉमिक्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक तो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब होता है जब हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे, जब हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स वो होता है जब हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे होल लेवल पे। ये मैक्रो मतलब होता है होल, माइक्रो मतलब माइन्यूट। ठीक है ना? तो इंडिविजुअल लेवल पे जब भी हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे ना, तो हम इसको कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ, अगर हम एग्रीगेट या होल की बात करेंगे तो वहां पे हम कहेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं समझाता हूं। अगर हमें बताना होगा कि जो गुड्स एंड सर्विस का जो प्राइस है ना, वो अगर हमें निकालना होगा तो उसके लिए भी इकोनॉमिक्स है, लेकिन कौन? माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूं, नेशनल इनकम मींस पूरे कंट्री की मैं बात करूं, तो वहां पे है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है ना? वो मैं आगे समझाऊंगा। ठीक है? हाँ, अब और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे जो आपको याद रखना है वो ये है कि जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ना, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आपने एडम स्मिथ जाना, अब फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी एडम स्मिथ को कहा जाता है, क्योंकि एडम स्मिथ जो थे ना, वो फोकस करते थे किस पे? इंडिविजुअल पे। उसने फोकस किया था किस पे? इंडिविजुअल पे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जेएम काइज आ गई। जेएम काइज ने क्या किया? असल में क्या हुआ था मैं समझाता हूं। 1929 में क्या हुआ? ग्रेट डिप्रेशन। आपने बहुत बार सुना होगा ग्रेट डिप्रेशन। तो ग्रेट डिप्रेशन कुछ नहीं था, बेसिकली रिसेशन आया था यूएसए में रिसेशन आया था। कब? 1929 में।
1929 में क्या आया था रिसेशन, कहां पे, यूएसए में। तो उसको हम कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन। क्या कहते हैं, ग्रेट डिप्रेशन। तो ग्रेट डिप्रेशन कुछ नहीं है बल्कि रिसेशन। अब यहां पे क्वेश्चन है कि रिसेशन क्या है। रिसेशन अगर हम टेक्निकल टर्म्स में देखेंगे ना, जब एक कंट्री का जीडीपी कंटिन्यूअसली फॉल हो जाएगा ना फॉर 2 क्वार्टर्स, यानी 2 क्वार्टर्स में एक कंट्री का जीडीपी जो है ना वो नेगेटिव में चला जाएगा, उसको हम कहते हैं रिसेशन। फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर हम देखेंगे, इंडिया में जब कोविड हुआ था ना 2019 में, तो उस वक्त इंडिया का जो जीडीपी थे ना वो नेगेटिव में चला गया, यानी लगातार 2 क्वार्टर्स में वो किस में चला गया, यानी वो जीडीपी जो है ना वो नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखा रहा था, किस में, कोविड-19 में। तो वही है, रिसेशन कुछ नहीं है। रिसेशन मतलब होता है जब आपका जीडीपी कंटिन्यूअसली क्या हो जाएगा फॉर 2 क्वार्टर्स नेगेटिव, यानी नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखाएगा, तो वो होता है आपका रिसेशन। अब क्या हुआ था 1929 में, जब यूएसए में क्या हुआ था, वहां पे बेसिकली एक स्टॉक एक्सचेंज मार्केट था जिसका नाम था वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, उस पर हम ज्यादा नहीं जाएंगे। वो कोलैप्स हुआ था, तो उसकी कोलैप्स होने की वजह से वहां पे रिसेशन आया था और उस रिसेशन का नाम दिया गया ग्रेट डिप्रेशन। अब ये ग्रेट डिप्रेशन मुझे क्यों समझाना है, क्योंकि मुझे समझाना है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किसका नाम है, जेएम काइन्स बोलो या जेएम काइन्स बोलो, ठीक है। अब ये जेएम काइन्स जो थे ना, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं एज इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल लेवल पे, हम इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी नहीं कर रहे। तो यहां पे गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इसको इकोनॉमिक्स को स्टडी करना चाहिए एज अ होल, इकोनॉमिक्स को क्या करना चाहिए एज अ होल। तो इसीलिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स नाम जो है किसको दिया गया, जेएम काइन्स को। इसने क्या कहा, इसने पहली बार कहा था कि इसने इसके काजेस बताए कि ग्रेट डिप्रेशन क्यों हुआ, और साथ ही साथ इसके सॉल्यूशंस बताए कि ये जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ, हाउ टू ओवरकम द ग्रेट डिप्रेशन, इसने सॉल्यूशंस बताए, किसने, जेएम काइन्स ने। गॉट माय पॉइंट। तो इसीलिए जेएम काइन्स को कहा जाता है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि इसने कहा था ये ग्रेट डिप्रेशन नहीं होता अगर हमने फोकस किया होता कि इकोनॉमी को अगर हमने कंसिडर किया होता एज अ होल। और इसने कहा था कि गवर्नमेंट का वहां पे कोई रोल ही नहीं रहा, क्योंकि जब हम इकोनॉमिक्स को कंसिडर एज अ होल कर रहे हैं ना, दैट मींस गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही है। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। तो ये भी जो ना फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम किसको कहते हैं, एडम स्मिथ को। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं, एडम स्मिथ को, क्योंकि माइक्रो में हम इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है ना। तो एडम स्मिथ क्या कर रहे थे, उसने इकोनॉमिक्स को स्टडी किया, उसने इकोनॉमिक्स जो है उसको स्टडी किया एज इंडिविजुअल लेवल पे। फिर जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1929 में, 1929 से लेकर 1933 में यूएसए में, तो उसकी वजह से पूरी दुनिया में क्या हुआ था, रिसेशन हुआ था पूरी दुनिया में, ठीक है ना। तो जब पूरी दुनिया में रिसेशन हुआ था, फिर जेएम काइन्स आए, उसने अपनी एक बुक दी और बुक में कहा कि रीजंस क्या थे कि ग्रेट डिप्रेशन हुआ, और सॉल्यूशंस क्या है कि हम कैसे ओवरकम हो जाए, कैसे, इस ग्रेट डिप्रेशन से। तो इसीलिए जेएम काइन्स को कहा जाता है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ, और बेसिक प्रिंसिपल जो इकोनॉमिक्स का है ना वो है डिमांड एंड सप्लाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम अब अच्छे से डिफरेंशिएट करके जानेंगे कि क्या होती है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जहां से आपके क्वेश्चन आते ही रहते हैं। यहां पे जानेंगे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो हम अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, अभी तक हमने यहां जाना कि 1933 में क्या हुआ कि रैगनर फ्रिज जो थे उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया 2 कैटेगरीज में। एक तो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब होता है, अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे ना, ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से निकला है माइक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल, यानी जब भी हम इंडिविजुअल डिमांड की बात करेंगे ना, यानी आपकी डिमांड, मेरी डिमांड, मेरे घर की डिमांड, दैट इज हम इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। हाँ, जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स निकला है ग्रीक वर्ड मैक्रोस, जिसका मतलब होता है लार्ज, यानी एज अ होल। जब भी हम एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे, एग्रीगेट डिमांड मतलब होता है पूरी कंट्री की डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई मतलब होता है एग्रीगेट मतलब होता है होल यहां पे, ठीक है, यानी पूरे कंट्री की सप्लाई, तो वो होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स सिंपली, माइक्रो मीन्स कि जब हम इंडिविजुअल डिमांड की बात करेंगे, इंडिविजुअल सप्लाई की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब होता है जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे, यानी पूरी कंट्री की डिमांड की बात करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे, पूरी कंट्री की सप्लाई की बात करेंगे, वो आता है आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। हाँ, अब
माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, ये बेसिकली अगर रैगनर फ्रिट्ज ने तो 1933 में इसको डिवाइड किया माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जो पहले इकोनॉमिक्स थे ना, आपका एडम स्मिथ, जिसको कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बोला आपको कि एडम स्मिथ को कहा जाता है एक तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स और दूसरा क्या कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ ने जो है ना, एडम स्मिथ जो थे ना, वो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे थे, लेकिन एज इंडिविजुअल लेवल पे, एज अ इंडिविजुअल लेवल पे। लेकिन जब जेएम काइज जो थे ना, इससे शुरुआत हुई मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि आपने देखा कि ग्रेट डिप्रेशन जब हुआ था 1929 में, 1929 से लेकर 1933 में, और जेएम काइज ने क्या कहा कि ग्रेट डिप्रेशन नहीं होता अगर हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते एज अ होल। क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन इसीलिए हुआ, हमने इकोनॉमिक्स को जो है, इकोनॉमिक्स को स्टडी किया एज एन इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है ना। तो उसने फिर सॉल्यूशंस बताए कि हम कैसे ग्रेट डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, कैसे इस रिसेशन से बाहर आ सकते हैं, ठीक है ना। जो हुआ था, जो ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 से लेके 1933 तक, ठीक है। तो इसीलिए जेएम काइज को कहा जाता है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है? फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है? सिंपली ये है कि जब हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे, इन्हें हम कहेंगे कि इंडिविजुअल डिमांड है, इंडिविजुअल सप्लाई है, ठीक है ना। तो वो आ जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे एज अ होल, यानी पूरी कंट्री की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि नेशनल इनकम, जब मैं नेशनल इनकम कह रहा हूं तो मैं पूरी कंट्री की बात कर रहा हूं ना, ठीक है। हाँ, नेशनल इनकम। जब मैं कह रहा हूं कि एग्रीगेट डिमांड, तो एग्रीगेट डिमांड मतलब होता है पूरी कंट्री की डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई होता है पूरी कंट्री की सप्लाई, ठीक है ना। तो वो आता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, सिंपल। हाँ, अब यहां तक ये आपने जाना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। और साथ ही साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का मकसद क्या था कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्स मीन्स सिंपली कि हम मिनिमम रिसोर्स कैसे यूज करें, हम रिसोर्सेस कैसे यूज करें कि रिसोर्स की ऑप्टिमम एलोकेशन हो जाए। ऑप्टिमम एलोकेशन मतलब सिंपली कि मिनिमम रिसोर्स हमें यूज करने और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट होना चाहिए, वही होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है। कम से कम रिसोर्स यूज करना, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट, ये किसका मकसद था? ये था मकसद माइक्रो इकोनॉमिक्स का। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि ग्रोथ ऑफ रिसोर्स, हम रिसोर्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो हमें बताता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात करता है, यानी ये एक इंडिविजुअल जो होता है ना, उसकी सेटिस्फैक्शन की बात करता है, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल की नहीं बल्कि पूरी कंट्री की सेटिस्फैक्शन की, यानी पूरी कंट्री की जो डिमांड है, सप्लाई, वो कैसे हम सेटिस्फाई करें, वो हमें कहता है कौन? वो हमें कहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बिलीव करता था लेज़-फेयर। अब लेज़-फेयर क्या है ये मैं समझाऊंगा। इंपॉर्टेंट है लेज़-फेयर इकोनॉमी, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि लेज़-फेयर इकोनॉमी क्या है। लेज़-फेयर इकोनॉमी मीन्स वो इकोनॉमी जहां पे गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, जहां पे गवर्नमेंट इंटरफियर ना करे। जब गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करेगा ना, उस इकोनॉमी को कहते हैं हम लेज़-फेयर इकोनॉमी। देखो हुआ क्या, ग्रेट डिप्रेशन जब आया ना 1929 से लेकर 1933 में, यानी रिसेशन जब आया था ना, तो उससे पहले एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को स्टडी किया था एज एन इंडिविजुअल लेवल पे। लेकिन जब जेएम काइज आए, उन्होंने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स को हमें स्टडी करना एज अ होल। तो मीन्स जब इंडिविजुअल लेवल पे हम इकोनॉमिक्स को ये कर रहे थे ना, गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट जो थी ना, वो थी ही नहीं। गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट जो वो थी ही नहीं। अब जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो यही है कि इट बिलीव्स इन लेज़-फेयर इकोनॉमी। लेज़-फेयर इकोनॉमी मीन्स कि जहां पे गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट ना हो, जहां पे गवर्नमेंट की मिनिमम इंटरफेरेंस हो, यानी गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा, वही है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। गॉट माय पॉइंट? वही है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक। अब ये जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट बिलीव इन कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी मीन्स जहां पे गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इंटरफियर करे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट इंटरफियर कर सकता है। कल क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सी इकोनॉमी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बिल्कुल गवर्नमेंट जो है वो इंटरफियर करता है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट इंटरफियर करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करता है। इसीलिए इसको कहा जाता है लेज़-फेयर इकोनॉमी। लेज़-फेयर मीन्स लेट देम डू। ये बेसिकली फ्रेंच वर्ड, इसका मतलब होता है लेट देम डू, लेज़-फेयर, यानी इनको करने दो। यानी गवर्नमेंट क्या कह रही है? लेट देम डू, इनको करने दो, यानी गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है। लेकिन मैक्रो में क्या होता है? मैक्रो में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होती है। इसीलिए ये बिलीव करती है कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी मीन्स सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां पे, ठीक है ना, कमांड इकोनॉमी जहां पे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होती है, ठीक है। हाँ, और ये हमने अभी जाना कि वो इकोनॉमी जो इंडिविजुअल
जहां पे हम इंडिविजुअल चाहे सप्लाई की चाहे डिमांड की बात करें तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करें वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ हम यहां पे क्या करते हैं, अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसको स्टडी करते हैं, कंज्यूमर को स्टडी करेंगे, प्रोड्यूसर को स्टडी करेंगे, यानी जो प्रोड्यूसर जो चीज बना जो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, हाँ, या इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करते हैं कहां पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखो, मैं इसमें होल, जब भी हम नेशनल इनकम की बात करें, प्राइस लेवल, लेकिन प्राइस लेवल कौन सा, एज अ होल, ठीक है, हाँ, अगर हम प्राइस लेवल की बात कर रहा हूं, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस की नहीं, प्राइस लेवल की बात कर रहे हैं यहां पे, हाँ, इकोनॉमिक पॉलिसीज, चाहे आपकी मॉनिटरी पॉलिसी हो, फिस्कल पॉलिसी हो, वो सारा किस में आता है, ट्रेड पॉलिसी हो, ठीक है ना, वो सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। ठीक है ना, नेशनल इनकम की बात करें वो सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, बजटरी पॉलिसी की बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। अब सुपर इंपॉर्टेंट क्या है, सुपर इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन भी आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहते हैं प्राइस थ्योरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है, प्राइस थ्योरी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है इनकम थ्योरी। अब क्वेश्चन है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्यों कहा जाता है प्राइस थ्योरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स को इसलिए कहा जाता है प्राइस थ्योरी क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, जो गुड्स एंड सर्विस है ना उनका हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो गुड्स एंड सर्विस है ना उनका हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं, तो इसीलिए इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है प्राइस थ्योरी। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं हम कि हम नेशनल इनकम, अगर हमें नेशनल इनकम निकालना होगा ना तो वो हम किस में करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो एक कल क्वेश्चन आएगा कि प्राइस थ्योरी किससे जुड़ा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से, इनकम थ्योरी किससे जुड़ी है, यह है मैक्रो इकोनॉमिक्स से। ठीक है, आई होप कि आपने माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक जाएंगे। हाँ, यहां पे हम बेसिक टर्म्स की बात करेंगे कि बेसिक टर्म्स जो इकोनॉमिक्स में आते हैं ना उनकी हम बात करेंगे कि बेसिक टर्म्स जो इकोनॉमिक्स में आते हैं। सबसे पहले हम करेंगे बात स्कैर्सिटी की। अब स्कैर्सिटी क्या होता है, स्कैर्सिटी जब भी वर्ड आ जाएगा ना तो हम कहते हैं कि कमी, किसी चीज की कमी। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम स्कैर्सिटी किसको कहते हैं, जब भी डिमांड ज्यादा होगी एज सप्लाई से, जब भी डिमांड ज्यादा होगी किससे, सप्लाई से, यानी डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो दैट मीन्स स्कैर्सिटी। हमने इकोनॉमिक्स को जाना कि इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं डिसीजन मेकिंग या यूं कहें चॉइस मेकिंग, कि हमारे पास जो स्केयर रिसोर्स होते हैं ना, जिनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, इन स्केयर रिसोर्सेज जिनके अल्टरनेटिव यूज है, इनको हम कैसे यूटिलाइज करें, कैसे एलोकेट करें ताकि हमारी मैक्सिमम नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई हो जाए और हमारी डिमांड्स मीट हो जाए। वही है ना आपका इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हमेशा आपका क्या आता है, स्केयर रिसोर्सेज। तो यहां पे जब भी हम स्केर्सिटी की बात करें, स्केर्सिटी मतलब होता है जब आपकी डिमांड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सप्लाई। ठीक है, हाँ। अब यूटिलिटी की बात जब हम करते हैं ना, यूटिलिटी मतलब होता है सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी में कितना सेटिस्फाइंग पावर है, एक कमोडिटी में कितना सेटिस्फाइंग पावर है, वो कहलाती है उसकी यूटिलिटी। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देखो, मैं एक एप्पल खाता हूं और 2 ऑरेंजेस खाता हूं। अब जब मैं 2 ऑरेंजेस खाता हूं ना, तो मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि अगर मैं एक ही एप्पल खाऊंगा ना तो मुझे जितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है ना 2 ऑरेंजेस खाने में, उतनी मुझे मिलेगी एक एप्पल खाने में। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां पे यूटिलिटी किसकी ज्यादा है, एप्पल की है ना। तो एप्पल जो है इसका सेटिस्फाइंग पावर है ज्यादा एज कंपेयर टू ऑरेंजेस, यानी मैं 2 ऑरेंजेस खाता हूं, ठीक है, तो तब मैं सेटिस्फाइड होता हूं। लेकिन तब में मेरी भूख जो है वो मिट जाती, कम होती है। लेकिन अगर मैं एक ही एप्पल खाऊं, मेरी भूख जो है खत्म होती है। तो दैट मीन्स एप्पल की जो यूटिलिटी है ना वो ज्यादा है एज कंपेयर टू किसकी। ठीक है, तो यहां पे आप सिंपली यूटिलिटी मतलब होता है सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। जब कोई कमोडिटी जो होता है ना उसकी अगर हम बात करेंगे, उसमें कितना पावर है कि वो सेटिस्फाई कर सकता है। मैं क्या कह रहा हूं कि अभी मैंने कंपेयर किया ऑरेंज और एप्पल को, एप्पल मुझे ज्यादा सेटिस्फाई करता है एज कंपेयर टू ऑरेंजेस, और यूटिलिटी को हमेशा हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कंपैरिजन किया यहां पे। अब है यहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से एक क्वेश्चन आता ही रहता है। ठीक है, अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब होता है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव ऑफ, या ये लीजिए कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। अब ये नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन क्या होता है मैं समझा। आप क्या करते हो, जब आप आगे जाते हो ना, आपकी सिलेक्शन होती है नायब तहसीलदार पोस्ट के लिए भी, आपकी सिलेक्शन होती है एसआई पोस्ट के लिए, अब और आपकी सिलेक्शन होती है जूनियर असिस्टेंट के लिए। 3 पोस्ट के लिए आप सिलेक्ट होते हैं, एक तो नायब तहसीलदार पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं, एक तो एसआई पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं और जूनियर असिस्टेंट के लिए सिलेक्ट होते हैं। यूजुअली नायब तहसीलदार में ज्यादा सैलरी मिलेगी आपको
उसके बाद कौन सा है आपका एसआई, उसमें थोड़ा सा उससे कम, और उसके बाद जूनियर असिस्टेंट उसमें उससे कम। अब आपके पास तीन अल्टरनेटिव्स है, तीन अल्टरनेटिव्स है ना। फॉर एग्जांपल, एक में आपको सैलरी मिलती है 50,000, दूसरे में मिलती है 40,000, लेट इट बी, तीसरे में मिलती है 30,000। ठीक है। अपॉर्चुनिटी कास्ट वो कास्ट होता है कि वो अपॉर्चुनिटी होती है जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। जो आपने दूसरा जो अल्टरनेटिव है ना, जिसको आपने जाने दिया, जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट मीन्स आपने 50,000 वाला सिलेक्ट, आप बोल रहे हैं कि नहीं मुझे 50,000 वाला चाहिए, ओब्वियसली हर कोई बोलेगा। अब नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो था ना, वो क्या कौन सा था आपका, 40,000 के 30,000 था कि दोनों थी? नहीं, एक ही करना है आपको, सिंपली बताना इसका कॉस्ट, दोनों का कॉस्ट नहीं इसका, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वही है ना, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है आपका, जो आपका एसआई वाला पोस्ट है जिसमें 40,000। सपोज मैं कह रहा हूं कि सपोज, अब यहां से ये नहीं, सपोज मैं कह रहा हूं कि सपोज फॉर एग्जांपल, तो 40,000 वाला आपने जाने दिया ना, तो वही होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी आपके पास तीन अपॉर्चुनिटीज है। अब जो आपके पास तीन अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन अब जो दूसरी जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो है ना, उसका जो कॉस्ट था ना, वही होता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कहते हैं कि कॉस्ट, यानी जो हमने अपॉर्चुनिटी जाने दी और उसका कॉस्ट वही होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट। यानी मैंने कहा कि 50,000, 40,000 में 30,000, 50,000 में आप सिलेक्ट हो गई, अब आपके पास और थे, लेकिन आपने जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है, 40,000, तो वो 40,000 आपका बन जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। गॉट माय पॉइंट? यही होता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। ठीक है, आगे जाएंगे। अब होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, ये भी हमें जानना है। देखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स भी, समझ लेना अच्छे से। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स भी। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमेशा डील करते हैं फैक्चुअल में जो भी है, व्हाट इज, यानी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना, या फैक्चुअल की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। यानी अभी जो है रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अगर हम आज की बात करेंगे ना, रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है ना वो 6% है, तो मैं आज की बात करूंगा ना, रेट ऑफ इन्फ्लेशन एट प्रेजेंट है 6%, तो मीन्स मैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं। इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड, इंडिया जो है ये ओवर पॉपुलेटेड है, ओवरली ओवर पॉपुलेटेड है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया जो है ओवर पॉपुलेटेड है। ये क्या है, ये है प्रेजेंट में, ये है, ये फैक्चुअल है। जब हम फैक्चुअल डाटा की बात करेंगे और प्रेजेंट डेटा की बात करेंगे, जो अभी है, व्हाट इज वो है आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। गॉट माय पॉइंट? हाँ। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है फिर? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या प्रिस्क्रिप्टिव मीन्स जब भी आप डॉक्टर के पास जाता है ना, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन एक प्रोवाइड कर, आप ये खा लीजिए, ये। प्रिस्क्रिप्टिव मीन्स आइडियल सिचुएशन, क्या होना चाहिए, यानी फ्यूचर की बात। प्रेजेंट की बात करें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो फ्यूचर की बात हम करें, यानी आपको करना क्या है, फ्यूचर की बात कर रहा है। व्हाट शुड बी द गुड रेट ऑफ इन्फ्लेशन, गुड रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होनी चाहिए, तो यहां पे हम आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, क्या होनी चाहिए, जब हम बोले क्या होनी चाहिए तो हम फ्यूचर के लिए बता रहे हैं। ठीक है ना। रिच पीपल शुड पे मोर टैक्स, यानी कि जो रिच पीपल है ना, उनको ज्यादा टैक्स देने की जरूरत है। क्या है, तो ये भी आइडियल सिचुएशन है ना, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। तो ठीक है, तो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में सिंपली ये है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स प्रेजेंट के साथ बात करती है, उसको हम डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स कहते हैं, यानी व्हाट इज, जो अभी है, अभी रेट है 6%, इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है। हाँ, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में सिंपली या प्रिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स में क्या होना चाहिए, जो डील करेगा फ्यूचर के साथ, कि गुड रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होनी चाहिए, रिच पीपल को ज्यादा टैक्स देना चाहिए, तो वो है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब हम यहां पे बात करेंगे ओपन एंड क्लोज्ड इकोनॉमी की। देखो, ओपन एंड क्लोज्ड इकोनॉमी की जब भी हम बात करते हैं ना, पहले क्लोज्ड इकोनॉमी समझते हैं। क्लोज्ड मतलब ही होता है बंद, ठीक है। ओपन मतलब होता है खुली, बिल्कुल ऐसे आप वर्ड से ही अंडरस्टैंड कर सकते हो। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब होता है वो इकोनॉमी, यानी वो कंट्री या वो इकोनॉमी जो कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं कर सकती है दूसरे इकोनॉमीज के साथ। यानी कोई ऐसा ममालिक होगा जो दूसरे ममालिक के साथ, यानी जितने भी बाकी ममालिक नहीं है, जितने भी बाकी कंट्रीज है ना, उनके साथ ट्रेड ही नहीं करेगा, उसकी इकोनॉमी को हम बोलेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी। तो ऐसी कोई इकोनॉमी है ही नहीं, ठीक है। और क्लोज्ड इकोनॉमी जो होती है ना, वो होती है सेल्फ सफिशिएंट। क्या होती है? सेल्फ सफिशिएंट, यानी जो खुद मुख्तार होगी। अब कोई ऐसी इकोनॉमी है जो खुद मुख्तार है, तो हर एक कंट्री जो होती है वो दूसरी कंट्री पे डिपेंड होती है। अभी मैं बता रहा हूं
कि मैं क्या कह रहा हूं कि क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो किसी और कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करेगी, यानी नो ट्रेडिंग एक्टिविटी विद द आउटसाइड इकोनॉमी, ठीक है। और साथ ही साथ क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, जो सेल्फ सफिशिएंट होती है। और साथ ही साथ क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, मीनस ना तो वो इंपोर्ट करेगी ना वो एक्सपोर्ट करेगी, यानी ना तो वो उस कंट्री में, ना वो किसी कंट्री से इंपोर्ट करेगी ना वो किसी कंट्री को एक्सपोर्ट करेगी, ठीक है ना। तो वो होती है आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी। और ओपन इकोनॉमी क्या होती है, ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है कि वहां पे वो क्या करती है, वो ट्रेड करती है बाकी कंट्रीज के साथ, ठीक है। साथ ही साथ और वहां पे क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज जो होती है ना, बाय भी करती है, सेल भी करती है बाकी कंट्रीज के साथ, यानी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स भी करती है। तो सिंपली ओपन एंड क्लोज्ड इकोनॉमी में आपको सिंपली याद ये रखना है कि क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो ना किसी कंट्री के साथ ट्रेड करेगी, जो सेल्फ सफिशिएंट होगी, जो ना किसी कंट्री से इंपोर्ट, ना किसी कंट्री से उस कंट्री में इंपोर्ट कर सकती है, या ना वो एक्सपोर्ट कर सकती है। लेकिन ओपन इकोनॉमी जो है वो एक्सपोर्ट भी करेगी, इंपोर्ट भी करेगी, ठीक है। मीनस अगर आप देखोगे ना, आजकल अभी की मैं बात कर रहा हूं, तो हर एक इकोनॉमी जो है ना, हर एक कंट्री जो है ना, वो कौन सी है, ओपन इकोनॉमी। अब क्वेश्चन कल आएगा ऐसा कि वो कौन सी इकोनॉमी है जो सेल्फ सफिशिएंट है, तो वो है क्लोज्ड इकोनॉमी। वो कौन सी इकोनॉमी है जो दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करती है, वो है क्लोज्ड इकोनॉमी। वो कौन सी इकोनॉमी है जो ना इंपोर्ट करती है ना एक्सपोर्ट करती है, तो वो है क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है ना, वो है क्लोज्ड इकोनॉमी। अब ओपन इकोनॉमी कौन सी है, वो कंट्री जो इंपोर्ट भी करेगी और एक्सपोर्ट भी करेगी, जो दूसरी कंट्री के साथ क्या करेगी, गुड्स बेचेगी भी और गुड्स खरीदेगी भी, ठीक है ना। तो वो होती है आपकी ओपन एंड क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। आगे जाते हैं। अब यहां पे और एक कंसेप्ट है, वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये सुपर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पहले है क्या, पहले ये जान लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में यूजुअली आप 4 पाओगे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, या कहीं पे लिखा होगा एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो चाहे लैंड की बात करें, चाहे लेबर की बात करें, चाहे कैपिटल की बात करें, या एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, तो ये क्या है, ये है आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पहले हम देखेंगे कि ये क्या है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली इनपुट्स है, इनपुट्स कह लीजिए आप, जिनसे आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कोई गुड बनाना होगा ना, या कोई सर्विस प्रोवाइड करनी होगी ना, तो वहां पे आपकी हेल्प करते हैं ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मींस ये इनपुट्स है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके लिए, गुड्स बनाने के लिए या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, वही होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब क्वेश्चन किस तरीके से आ जाएगा कि वहां पे दिया होगा कि इनमें से आपको देखना होगा कि कौन सा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। तो यूजुअली 4 होते हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब लैंड के लिए जो हमें रिवार्ड मिलता है ना, वो मिलता है रेंट। लैंड के लिए जो हमें रिवार्ड मिलता है, जो अर्निंग मिलती है ना, वो मिलती है रेंट। अब लेबर आप लोगों को पता होगा, जो भी इंडिविजुअल फिजिकल मेंटल जो भी एफर्ट लड़ाएगा ना, किसके लिए, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है ना, तो ये उसको हम लेबर ही कहते हैं। और लेबर स्किल्ड भी हो सकता है, अनस्किल्ड भी हो सकता है, ये आप लोगों को पता है। और लेबर को जो रिवार्ड मिलता है ना, जो अर्निंग मिलती है ना, वो है वेजेस। लैंड पे मिलती है रेंट, लेबर पे मिलती है आपकी वेजेस। तो हो गए 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो है कैपिटल। कैपिटल मतलब होता है मनी। देखो अगर हम कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे ना, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो जिस अमाउंट से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल मतलब होता है जो मनी, ठीक है। यहां पे कैपिटल की बात करें, कैपिटल होता है मनी या कैपिटल गुड्स, ठीक है ना। अब कैपिटल भी हम यूज कर सकते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, और कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, लैंड पे आपको रेंट मिलता है, अच्छे से समझ लेना। लेबर जो है उसको वेज मिलेगी, और कैपिटल को क्या मिलेगी, इंटरेस्ट, ठीक है ना। जब आप कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करोगे ना, या जब आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना होगा ना, तो उसके लिए आपको मनी जो है चाहिए। तो मनी पे जो रिवार्ड आपको आता है ना, जो अर्निंग आती है ना, उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये क्या होता है, ये जो फैक्टर है ये हर एक को कंट्रोल करता है, ये हर एक को कंट्रोल करता है, उसी को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि हम जब कहते हैं ऊनर की बात करते हैं, ऊनर की बात है ना, असल में ऊनर ही होता है जिसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो इसको जो है जब प्रॉफिट, अगर आपने कोई बिजनेस किया ना, जब आपने कोई गुड प्रोड्यूस किया, तो ओब्वियसली जब आप गुड प्रोड्यूस करोगे, एट द एंड अगर आपको कोई वहां पे आपको रिवार्ड क्या मिल सकता है, जब आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो एंटरप्रेन्योर को क्या रिवार्ड मिलता है, उसको मिलता है प्रॉफिट, ठीक है। तो क्या हमने जाना
कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। क्या क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड पे हमें मिलता है रेंट, लेबर पे मिलता है हमें वेजेस, कैपिटल पे हमें मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलेगा? उसको रिवार्ड मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब आगे जाते हैं। अब हम यहां पे जानेंगे इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। देखो, इकोनॉमिक सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में। एक तो आता है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा आता है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी, एंड थर्ड वन इज मिक्सड इकोनॉमी। अब ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम कहते हैं मार्केट इकोनॉमी भी और फ्री इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम कहते हैं कमांड इकोनॉमी। ठीक है ना? अब ये कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्सड इकोनॉमी क्या होती है, इनको हम अच्छे से जान लेंगे, इनको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तभी हम चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जानते हैं। देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहो, मार्केट इकोनॉमी कहो या फ्री इकोनॉमी कहो, एक ही बात है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहो, मार्केट इकोनॉमी कहो या फ्री इकोनॉमी कहो। अब मार्केट इकोनॉमी क्यों कहते हैं, आगे जानेंगे। फ्री इकोनॉमी क्यों कहते हैं, आगे जानेंगे। देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ना, वो कंट्रोल करेगा प्राइवेट सेक्टर। वो कौन कंट्रोल करेगा? प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। सोशलिस्ट वो इकोनॉमी है जहां पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ना, उसको कंट्रोल करेगा सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है। और मिक्सड मतलब होता है जहां पे पब्लिक भी होगा, जहां पे प्राइवेट भी होगा, यानी को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ। क्या क्या? पब्लिक भी, प्राइवेट भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंडिया की बात करूंगा, इंडिया में है मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम। पहले इंडिया से जान लेते हैं। इंडिया में है मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम। इंडिया में आप पब्लिक स्कूल्स भी देखोगे, पब्लिक स्कूल्स भी देखोगे, प्राइवेट स्कूल्स भी देखोगे। इंडिया में आप पब्लिक हॉस्पिटल्स भी देखोगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी देखोगे। मीन्स यहां पे दोनों जो है, दोनों इकोनॉमिक सिस्टम्स एस्टैब्लिश करते हैं इंडिया में। इंडिया में पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है, इसीलिए इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को कहा जाता है मिक्सड इकोनॉमी। क्या कहा जाता है? मिक्सड इकोनॉमी। तो मिक्सड इकोनॉमी क्या है? जहां पे दोनों होंगे, प्राइवेट सेक्टर भी होगा, पब्लिक सेक्टर भी होगा। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सिर्फ क्या होता है? वहां पे सिर्फ जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे उनको कौन कंट्रोल करेगा? प्राइवेट सेक्टर। सोशलिस्ट में क्या होता है? जहां पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उनको कंट्रोल कौन करेगा? गवर्नमेंट सेक्टर। देखो, अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की बात करेंगे। चाहे आप यूएसए लो या जापान लो, वहां पे आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम देखोगे। वहां पे गवर्नमेंट की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वहां पे जो प्रोडक्शन होंगे ना, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिनसे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, मीन्स मतलब वही होता है, ठीक है ना, जिनसे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर। कहां पे? यूएसए एंड जापान में। इसीलिए यूएसए एंड जापान में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है आपका? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। हाँ, अगर हम रशिया और चाइना की बात करेंगे, रशिया और चाइना की अगर हम बात करेंगे ना, वहां पे कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है? सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। मीन्स वहां पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको कंट्रोल करता है गवर्नमेंट। उनको कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट। तो इसीलिए वहां पे सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है। ठीक है, ये आपने जाना। आपने ये जाना कि कैपिटलिस्ट में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है प्राइवेट सेक्टर, सोशलिस्ट में गवर्नमेंट करता है, और मिक्सड जो होता है वहां पे दोनों होते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया में मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम है। इंडिया में आपका दोनों जो है एग्जिस्ट करते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है और पब्लिक सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है, जिसको हम गवर्नमेंट सेक्टर कहते हैं। ठीक है। हाँ, अब देखो, अब यहां पे है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्केट इकोनॉमी। अब मार्केट इकोनॉमी क्यों कहते हैं ये समझ लेते हैं। क्योंकि जो प्राइस होगा ना गुड्स एंड सर्विस का, वो डिपेंड होगा डिमांड एंड सप्लाई पे। किस पे होगा? मार्केट फोर्सेस पे। मार्केट फोर्स मींस डिमांड एंड सप्लाई। देखो, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, अगर डिमांड ज्यादा होगी तो ओवेसली क्या होता है? प्राइस ज्यादा होता है। ठीक है ना, प्राइस ज्यादा होता है। तो उस हिसाब से जो प्राइस जो होते हैं ना, प्राइस की मैं बात करूं, प्राइस ऑफ गुड्स, वो डिपेंड किस पे करता है? डिमांड एंड सप्लाई पे। अगर डिमांड ज्यादा होगी, ओब्वियसली प्राइस ज्यादा होगा। ठीक है ना। अगर सप्लाई ज्यादा होगी, प्राइस कम होता है, प्राइस कम होता है। तो ये किस में होता है? ये होता है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। यानी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट यहां पे प्राइस फिक्स नहीं करती है। प्राइस कौन फिक्स करता है? प्राइस फिक्स करता है डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है मार्केट इकोनॉमी। अब समझे, मार्केट इकोनॉमी किसको कहा जाता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि वहां पे जो प्राइस है उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। प्राइस जो है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो डिपेंड करता है मार्केट पे। मार्केट कंडीशन मींस डिमांड सप्लाई पे करता है। ठीक है ना। अब डिमांड अगर ज्यादा होगी तो ओब्वियसली प्राइस ज्यादा, कम डिमांड अगर ज्यादा होगी तो ओब्वियसली क्या होगा? तो उस हिसाब से प्राइस ज्यादा होता है। सप्लाई अगर ज्यादा होगी, अगर सप्लाई कम होगी तो प्राइस ज्यादा होगा, अगर सप्लाई ज्यादा होगी प्राइस कम होगा। तो देयर आर सम एक्सेप्शंस, वो हम नहीं करेंगे, हम जनरल की बात करें। मैं क्या कह रहा हूं कि प्राइस जो होता है ना, कहां पे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वो डिटरमाइन करते हैं मार्केट फोर्सेस कौन कौन से, डिमांड एंड सप्लाई। अब सोशलिस्ट का देखो, सोशलिस्ट में होता है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी।
क्या होती है? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। यानी यहां पे जो गवर्नमेंट होता है ना, गवर्नमेंट, इसीलिए इसको कमांड इकोनॉमी कहते हैं। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है कहां पे? सोशलिस्ट में, और वहां पे जो प्राइसेस फिक्स करता है ना वो गवर्नमेंट ही करता है। तो इसीलिए जो है सोशलिस्ट को हम कमांड इकोनॉमी कहते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि इसको कमांड इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जो होती है, यहाँ पे जो प्राइसेस जो होते हैं वो फिक्स गवर्नमेंट करता है। और मिक्सर में आप लोगों को पता होगा दोनों। फॉर एग्जाम्पल अभी हम रेलवे की बात करेंगे। रेलवे में रेलवे टिकट जो है ना उसका प्राइस फिक्स कौन करता है? उसका प्राइस जो है वो फिक्स करता है ओएसली आपका गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो हो जाएगा, हो क्या यहाँ पे, तो रेलवे में फुली या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वहां पे आप देखोगे गवर्नमेंट फिक्स करता है। अब बाकी गुड्स की बात करते हैं। अब सिंपली हम एप्पल की बात करते हैं। तो एप्पल का मार्केट कैसे, उसका अगर हम देखेंगे एप्पल या जो भी बाकी फ्रूट्स है ना हमारे पास, तो फ्रूट्स के बारे में हम बात करेंगे, तो वहां पे प्राइस कौन फिक्स करेगा? प्राइस फिक्स करती है डिमांड। डिमांड के हिसाब से प्राइस जो है वो होता है। तो ठीक है ना। तो क्या क्या मैं कह रहा हूं कि मिक्सड में गवर्नमेंट भी करता है और डिमांड एंड सप्लाई भी जो है ना, मार्केट फोर्स जो है ना, वो भी वो भी इफेक्ट करते हैं फॉर द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ, अब सोशलिस्ट इकोनॉमी, फिर से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे आते हैं। नो रोल ऑफ गवर्नमेंट। मैंने कहा पहले कि इसको कहते हैं फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी मीन्स कि जहां पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा, और फ्री इकोनॉमी मीन्स लेजर इकोनॉमी। आप लोगों को पता होगा जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे ना, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने वर्ड किया था लेजर इकोनॉमी, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमी जब होते हैं वहां पे इंडिविजुअल लेवल पे हम बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल डिमांड की, इंडिविजुअल सप्लाई की, तो वो है लेजर, ठीक है ना। लेजर स्फीयर मीन्स जहां पे गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो यहां पे मुझे बता, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होती है? नहीं होती ना। इसको इसीलिए कहा जाता है फ्री इकोनॉमी। चीजों को अच्छे से समझो, अंडरस्टैंड करो, क्योंकि इसीलिए इसको कहा जाता है लेजर स्फीयर इकोनॉमी भी। तो किसको कहा जाएगा लेजर स्फीयर इकोनॉमी? कल क्वेश्चन आएगा, लेजर स्फीयर इकोनॉमी किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? कैपिटलिस्ट में। लेकिन वहां से हमने लेजर स्फीयर किसको ली? माइक्रो इकोनॉमी की जब हमने बात की थी, ठीक है ना। और यहां पे लेजर स्फीयर हम किसको कह रहे हैं? कि कैपिटलिस्ट या मार्केट इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी भी कह रहे हैं। गॉट माय पॉइंट? और सोशलिस्ट में होता है कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का। यहां पे फुल रोल होता है पब्लिक सेक्टर का और लिमिटेड होता है प्राइवेट सेक्टर का। यानी यहां पे दोनों एग्जिस्टेंस में होते हैं, पब्लिक भी प्राइवेट भी, लेकिन ज्यादा जो रोल होता है ना कहां पे? मिक्सड इकोनॉमी में। वो होता है किसका? वो होता है आपका पब्लिक सेक्टर का, ठीक है। हाँ, अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि नो डाउट दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा किसका रोल होगा? तो गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। हाँ, अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंपटीशन आपका होगा, वहां तो कंपटीशन होगा, तो यहां पे कोई कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है ना। और यहां पे भी एग्जिस्ट करता है क्या? प्राइवेट सेक्टर में एग्जिस्ट करता है कंपटीशन, लेकिन गवर्नमेंट में क्या करेगा? गवर्नमेंट में कंपटीशन तो होगा ही नहीं। हाँ, मिक्सड इकोनॉमी में कंपटीशन होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि दोनों सेक्टर्स है ना। यहां पे गवर्नमेंट सेक्टर है तो कंपटीशन तो होगा ही नहीं। कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी या लेजर स्फीयर इकोनॉमी की बात करेंगे तो कंपटीशन तो होगा ही होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। हाँ, आगे जाएंगे। आगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है ना, यहां पे जो है ना मकसद होता है, इसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सोशलिस्ट में होता है सोशल वेलफेयर। क्या होता है? सोशल वेलफेयर। और यहां पे दोनों होते हैं, यहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होता है और सोशल वेलफेयर भी होता है, ठीक है। जब यहां पे प्राइवेट सेक्टर होगा तो वहां पे ऑब्वियसली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, जहां पे गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेरेंस होगी, तो वहां पे ऑब्वियसली सोशल वेलफेयर होगा, ठीक है। तो ये हमने जाना कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्सड इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है। आई होप कि आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम यहां पे करेंगे बात इंडियन इकोनॉमी की। और इंडियन इकोनॉमी की जब भी हम बात करते हैं तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो है यहां पे हमें जानना है। देखो, इंडियन इकोनॉमी को हमने डिवाइड किया है तीन कैटेगरीज में, तीन सेक्टर्स। एक तो है आपका प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। दूसरा आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, उसको हम इंडस्ट्री सेक्टर भी कहते हैं। और तीसरा आता है आपका टर्शियरी सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम प्राइमरी सेक्टर या यूं कहें एग्रीकल्चर सेक्टर, इसके बारे में जान लेंगे। देखो, प्राइमरी सेक्टर या यूं कहें एग्रीकल्चर सेक्टर वो सेक्टर है, इसमें सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती है। अब पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है? देखो, एक्टिविटी होती है दो प्रकार की, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स वो एक्टिविटी जिसका मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसका मतलब होता है सोशल वेलफेयर, यानी लोगों की भलाई। आप एनजीओज देखते हो ना, एनजीओज की जब भी हम बात करते हैं ना, तो उनका मकसद क्या है? वेलफेयर ऑफ पीपल। वो क्या प्रॉफिट कमाते हैं? नहीं,
ठीक है। अब जिस एक्टिविटी से आप प्रॉफिट कमाओगे ना, उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिस एक्टिविटी से आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे बल्कि लोगों की भलाई, वेलफेयर आप देखोगे, उसको कहेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब प्राइमरी या एग्रीकल्चर सेक्टर की जब भी हम बात करते हैं ना, इसमें सारे एक्टिविटीज आते हैं, लेकिन कौन सी एक्टिविटीज? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट डायरेक्टली यूज द नेचुरल रिसोर्सेज, जो यूज क्या करेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज यूज करेंगे। यानी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो यूज करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज, इनको हम कहां पे, किस में लाते हैं? प्राइमरी सेक्टर में लाते हैं। ठीक है ना, इनको हम किस में लाते हैं? प्राइमरी सेक्टर में लाते हैं। देखो, आप सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी सेक्टर में पाओगे एग्रीकल्चर। क्या पाओगे? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है ना, ये एक प्राइमरी सेक्टर है। ठीक है। और साथ ही साथ प्राइमरी सेक्टर में आप माइनिंग पाओगे, क्योंकि माइनिंग में हम नेचुरल रिसोर्स का यूज करते हैं। फॉरेस्ट्री, वहां पे हम नेचुरल रिसोर्स का यूज करते हैं। फिशिंग, वो भी आपका किस में आ जाएगा? वो भी आपका आ जाएगा इसी प्राइमरी सेक्टर में। या डायरी, वो भी इसी प्राइमरी सेक्टर में आता है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आता है? वहां पे आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी दी होगी, अब फिर आपको देखना होगा कि प्राइमरी एक्टिविटी में इनमें से कौन सी नहीं है, या वहां पे बोला जाएगा कि प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी है इनमें, सेकेंडरी एक्टिविटी कौन सी है इनमें, सेकेंडरी सेक्टर में कौन सा आएगा, ठीक है ना, टर्शियरी सेक्टर में कौन सा आएगा। ठीक है, तो वैसे तो प्राइमरी सेक्टर में आपका एग्रीकल्चर आता ही आता है, प्राइमरी सेक्टर में आपका माइनिंग भी आता है, प्राइमरी सेक्टर में आपका फॉरेस्ट्री भी आती है, फिशिंग भी आती है और डायरी भी आती है। यानी प्राइमरी सेक्टर में क्यों आते हैं? क्योंकि हमने जाना कि प्राइमरी सेक्टर में वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज आते हैं जो डायरेक्टली यूज करते हैं नेचुरल रिसोर्स। अब कोई भी एक्टिविटी जो डायरेक्टली यूज करेगी नेचुरल रिसोर्सेज, वो किस में आएगी? प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगी। तो ऑब्वियसली चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, फॉरेस्ट्री की बात करें, माइनिंग की बात करें, फिशिंग की बात करें, डायरिंग की बात करें, तो ये सारे यूज क्या कर रहे हैं? नेचुरल रिसोर्स। ठीक है। अब सेकेंडरी सेक्टर देखो सेकेंडरी सेक्टर में सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज आते हैं जो यूज करते हैं प्राइमरी सेक्टर, जो यूज करते हैं, जो भी प्राइमरी सेक्टर में जो आपका निकलता है ना, वो यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल, और उसको क्या करते हैं? उसको फिर गुड्स में तब्दील करते हैं। यानी सेकेंडरी सेक्टर को हम इसीलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं, इसीलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर में क्या करते हैं? इसमें हम सिंपली लेंगे वो एक्टिविटीज जिनमें हम रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट किस में करेंगे? फिनिश्ड गुड्स में। लेकिन रॉ मटेरियल्स कहां से हमने ली? प्राइमरी सेक्टर से। तो इसीलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अभी आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करोगे, तो मैन्युफैक्चरिंग की बात करोगे तो मींस मैन्युफैक्चर कुछ कर रहे हो, ठीक है ना। आप कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हो, आप टेक्सटाइल की बात करो, फूड प्रोसेसिंग की बात करो, तो ये सारे आ जाएंगे सेकेंडरी सेक्टर में या इंडस्ट्री सेक्टर में। यानी सेकेंडरी सेक्टर में वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आएंगे जिसमें हम क्या करेंगे? जिसमें हम प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल्स उठाएंगे और उनको कन्वर्ट किस में करेंगे? गुड्स में। तो वही आ जाएगा आपका सेकेंडरी सेक्टर में या इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ठीक है। हाँ, अब है आपका सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगी। फॉर एग्जांपल बैंकिंग, क्या बैंक क्या प्रोवाइड करती है? बैंक सर्विस प्रोवाइड करती है ना, ठीक है। इंश्योरेंस क्या करेगी? प्रोवाइड सर्विस करेगी, ठीक है ना। हेल्थ केयर भी क्या करती है? हेल्थ केयर मीन्स अगर आप हॉस्पिटल्स की बात करोगे, डॉक्टर की बात करो, डॉक्टर क्या प्रोवाइड करेगा? सर्विस। टीचर क्या प्रोवाइड करेगा? सर्विस, ठीक है ना। एजुकेशन या ट्रांसपोर्टेशन भी क्या करता है? सर्विस। यानी चाहे हम बैंकिंग की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, यानी जो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा ना, वो सर्विस सेक्टर में आएगा, उसको हम टर्शियरी सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है। अब और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है? सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है? और पहले हम देखेंगे कि जीडीपी के हिसाब से अगर हम देखेंगे ना, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है सर्विस सेक्टर, यानी 54%। अगर हम इंडिया का टोटल जीडीपी देखेंगे ना, और इंडिया का जीडीपी अगर हम देखेंगे ना, तो उसमें 54% किसकी कंट्रीब्यूशन है? सर्विस सेक्टर की। दूसरे नंबर पे है आपका सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जो है ना, ये 29% करता है कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इंडिया जीडीपी, ठीक है ना। और तीसरे नंबर पे है आपका प्राइमरी सेक्टर, ये कंट्रीब्यूट करता है 70% टुवर्ड्स जीडीपी। यानी आपका जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जितने गुड्स एंड सर्विस आप एक कंट्री में निकलते हैं ना एक ईयर में, उनका अगर हम मॉनेटरी वैल्यू निकालेंगे ना, वो होता है जीडीपी। अब जीडीपी के हिसाब से सबसे ज्यादा कौन सा सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है? जीडीपी की अगर हम बात करेंगे तो सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है 54%, 29% फिर आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करेंगे तो ये 17% कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स इंडियाज जीडीपी, ठीक है। हाँ, अब यहां पे हम देखेंगे कि लार्जेस्ट सेक्टर कौन सा है। ये हमने जीडीपी की बात कही। अब ये नहीं कि
लार्जेस्ट सेक्टर कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट सेक्टर जो है ना वो आपका प्राइमरी सेक्टर है, क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट ये ना प्रोवाइड करता है इंडिया में। कैसे? क्योंकि अगर आप देखोगे अभी भी एज पर सेंसस की अगर हम बात करें 2011 की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट कहीं बुक्स में पाओगे आप 54%, कहीं में 58%, ऑलमोस्ट 58%, 54 या 58 लो, 54% जो है वो डिपेंड होते हैं एग्रीकल्चर पे। वो डिपेंड किस पे है? एग्रीकल्चर पे। तो इसीलिए लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट कौन प्रोवाइड करता है? आपका एग्रीकल्चर, क्योंकि इंडिया जो है ये एक इंडिया इकोनॉमी जो है वो है एग्रीकल्चर, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट और है वो ये है कि हाँ यहाँ पे आप यूजुअली आप 58% लोगे। ठीक है, 58%, तो कंसिडर इट 58%। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लोग वाबस्ता होंगे ना एग्रीकल्चर से, उनको हम कहते हैं रेड कलर वर्कर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कल आएगा कि रेड कलर वर्कर्स क्या है, क्योंकि ये तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी से जुड़ा है ना। तो रेड कलर वर्कर्स आर दोज वर्कर्स हु आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। ठीक। हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे दूसरे नंबर पे आपका सर्विस सेक्टर जो है ना वो एम्प्लॉयमेंट जो है ना यानी वर्क फोर्स प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोवाइड करता है सर्विस सेक्टर। कितना? 27%। लेकिन हमने देखा कि जीडीपी के हिसाब से सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर, दूसरे नंबर पे आपका ये ना इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर, और तीसरे नंबर पे आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर, और दूसरे नंबर पे आपका सर्विस सेक्टर, और तीसरे नंबर पे आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस। हाँ, अब जो भी लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़े होंगे ना उनको हम कहते हैं ब्लू कलर वर्कर्स। तो इन एग्रीकल्चर से रेड कलर वर्कर्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर से ब्लू कलर वर्कर्स, और व्हाइट कलर वर्कर्स जो होंगे वो कहाँ पे? जो सर्विस सेक्टर से वाबस्ता रखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या जाना? ये 3 सेक्टर्स हैं इंडिया इकोनॉमी की। जब हम बात करें इंडियन इकोनॉमी को हम डिवाइड करते हैं 3 सेक्टर्स में। प्राइमरी सेक्टर जिसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर जिसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, सर्विस सेक्टर जिसको हम टेरिशरी सेक्टर भी कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर में वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आ जाएंगे जहां से हम मतलब नेचुरल रिसोर्स को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जब सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज डायरेक्टली यूज द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है ना, चाहे हम उसमें फिशिंग की बात करें, माइनिंग की बात करें, फॉरेस्ट्री की बात करें, डायरी की बात करें। ठीक है ना, सेकेंडरी सेक्टर में हम क्या कहते हैं कि प्राइमरी सेक्टर प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल, उनको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? फिनिश्ड गुड्स में। इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा जाता है। सर्विस सेक्टर मींस सिंपली वो सेक्टर जो प्रोवाइड करेगा सर्विस, चाहे आप बैंकिंग की बात, इंश्योरेंस की बात करो, हेल्थ की बात करो, ट्रांसपोर्टेशन की बात करो। ठीक है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स जीडीपी कौन करता है? सर्विस सेक्टर। उसके बाद आपका ये होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसके बाद आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कौन करता है? वो है एग्रीकल्चर। दूसरे नंबर पे सर्विस सेक्टर, तीसरे नंबर पे इंडस्ट्रियल सेक्टर। हाँ, जो लोग एंगेज्ड होंगे प्राइमरी सेक्टर से या एग्रीकल्चर से उनको हम क्या कहते हैं? रेड कलर वर्कर्स। हाँ, ब्लू कलर वर्कर्स जो इंडस्ट्रियल सेक्टर से होंगे। ठीक है ना, व्हाइट कलर वर्कर्स जो सर्विस सेक्टर से वाबस्ता होंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हम पढ़ने हैं एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे कि बहुत सारे, अब मैंने पहले ही बोला था कि इकोनॉमिक्स निकला है ग्रीक वर्ड से आइकोनोमिया, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। फिर मैंने कहा कि बहुत सारे इकोनॉमिक्स आए, उन्होंने इकोनॉमिक्स को अपने तरीके से डिफाइन किया। ठीक है ना, और इकोनॉमिक्स की जो एग्जैक्ट डिफिनेशन है वो यही है कि इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ चॉइस मेकिंग। ठीक है ना, और उसमें हम देखें कि जो हमारे पास स्केयर रिसोर्स है जिनके अल्टरनेटिव यूज हो सकते हैं, उनको हम कैसे यूटिलाइज करें, उनको हम कैसे एलोकेट करें ताकि हमारी मैक्सिमम वांट्स नीड्स फुलफिल हो और हमारी डिमांड जो है वो मीट हो जाए। अब देखो, इकोनॉमिक्स में ये यहां से भी क्वेश्चन आते रहते हैं कि जब भी हम एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि वैलिड डिफिनेशन बाय एडम स्मिथ। हम कहते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ ने डिफिनेशन दी, तो उसको कहा जाता है वेल्थ। क्या कहा जाता है? वेल्थ। यानी इकोनॉमिक्स में क्या हुआ कि एडम स्मिथ ने बोला कि इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ वेल्थ, इसीलिए वैलिड डिफिनेशन किसने दी? आपके एडम स्मिथ ने। तो एडम स्मिथ कह रहा है कि इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ वेल्थ। फिर वेल्थ क्या बता रहा है? वेल्थ को ये डिफाइन कर रहा है कि ये वो गुड्स है जो सेटिस्फाई कर सकते हैं ह्यूमन वांट्स। वो गुड्स जो सेटिस्फाई कर सकते हैं ह्यूमन वांट्स, उसको हम वेल्थ कहेंगे। ठीक है, तो ये किसका मानना है? ये मानना था एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ जिसको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, उसने कहा कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ, और फिर बोला कि वेल्थ जो है इसमें सारे गुड्स आएंगे जिनसे सेटिस्फाई हम ह्यूमन वांट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो था ना यहाँ पे वैल्थ डिफिनेशन का था, वो था क्या? कैसे हम इंक्रीज करेंगे वेल्थ, कैसे हम इंक्रीज करेंगे वेल्थ। यानी इसने वेलफेयर का सोचा ही नहीं, इसने सिर्फ वेल्थ ही नहीं है पूरी दुनिया में। वेल्थ जो है इसने सिर्फ फोकस किया था वेल्थ पे, तो इसीलिए इसकी डिफिनेशन को क्रिटिसाइज किया गया। और इसने इंडिविजुअल वेल्थ की बात, इसने होल वेल्थ की नहीं, मतलब अगर हम देखेंगे ना, इसने इंडिविजुअल लेवल पे कहा
क्योंकि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स में आते हैं आपके एडम स्मिथ। तो सिंपल कल अगर क्वेश्चन आएगा कि वैलिड डिफिनेशन किसने दी, एडम स्मिथ ने दी। एडम स्मिथ ने कैसे डिफाइन किया इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ वेल्थ। वेल्थ को क्या इसने कहा कि वेल्थ वो सारी गुड्स हैं जिनसे हम सेटिस्फाई कर सकते हैं वांट्स, और इसका मानना यह था कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स का है इंक्रीज वेल्थ, ठीक है, लेकिन कौन सी, इंडिविजुअल वेल्थ, ठीक है। उसके बाद आ गए आपके अल्फ्रेड मार्शल। कौन भाई साहब आ गए, अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर डिफिनेशन, उसने देखा कि इसने जो है वेलफेयर इग्नोर किया, तो इसने वेलफेयर डिफिनेशन दी। इसने कहा इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ मैनकाइंड, इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं मैनकाइंड को, ठीक है, इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे प्रमोशन ऑफ वेलफेयर, तो प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ये किसकी डिफिनेशन है, ये है आपकी अल्फ्रेड मार्शल की। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल जो थे ना, इसकी डिफिनेशन को क्रिटिसाइज किया गया, इसने सिर्फ मटेरियल वेलफेयर की बात की, इसने नॉन मटेरियल थिंग्स यानी सर्विस वो इसने कंसिडर ही नहीं की, इसने सिर्फ मटेरियल वेलफेयर की बात की। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन इतना डीप नहीं आएगा, क्वेश्चन सिंपली आएगा क्योंकि वेलफेयर डिफिनेशन किसने दी, अल्फ्रेड मार्शल ने। तो उसने इकोनॉमिक्स को क्या स्टडी किया, स्टडी एज अ मैन काइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। फिर आती है आपकी स्कैर्सिटी डिफिनेशन, सुपर इंपॉर्टेंट। स्कैर्सिटी डिफिनेशन जो थी वो लायनर रॉबिन्सन ने दी। किसने दी, लायनर रॉबिन्सन ने दी। उसने कहा कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशन बिटवीन एंड्स, वांट्स एंड मीन्स व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। देखो इसने यहाँ पे डिफिनेशन जो थी, इसने कहा कि इकोनॉमिक जो है इसे हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं, कैसे, एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स, एंड्स मतलब होता है वांट्स, एंड रिसोर्सेज व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूज। तो यहाँ पे इसने बात की किसकी, चॉइस की अंडर स्कैर्सिटी, चॉइस अंडर स्कैर्सिटी। लेकिन कहा गया कि इसकी डिफिनेशन जो है ना उसको क्रिटिसाइज इसीलिए किया गया। देखो इसने यहाँ पे दो चीज़ें बोली, अच्छे से समझ लेना, किसने, लायनर रॉबिन्सन ने। इसने कहा था कि ह्यूमन वांट्स जो है वो है अनलिमिटेड, वो तो पता ही है, और रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। तो अल्टीमेटली कंज्यूमर जो है वो डिसीजन लेता है, अल्टीमेटली कंज्यूमर जो है वो डिसीजन लेता है। लेकिन फिर हुआ क्या कि इसको कहा गया कि नो डाउट ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होंगे, ये तो पता ही है। रिसोर्सेस जो है वो अगर लिमिटेड है उनको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, वो हमेशा रिसोर्सेस अनलिमिटेड नहीं हो सकते, ठीक है। अब उसके बाद ग्रोथ डिफिनेशन, ये सबसे जो डिफिनेशन है जिसको माना जाता है ग्रोथ डिफिनेशन। तो ग्रोथ डिफिनेशन किसने दी, ये दी प्रोफेसर सैमुअल्सन ने, ठीक है। तो अब ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं इट इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल सोसाइटी चूज विद और विदाउट मनी टू एम्प्लॉय स्केर्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस कमोडिटीज ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजप्शन। ये कहता है कि इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि लोग और सोसाइटी कैसे चूज करते हैं। देखो यहाँ पे भी चॉइस मेकिंग है, यहाँ पे भी चॉइस मेकिंग है, यहाँ पे भी चॉइस मेकिंग है। यहाँ है विद और विदाउट मनी, चाहे पैसे होंगे या ना होंगे, लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं स्केयर रिसोर्सेज ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स बनाएंगे ओवर द टाइम और उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कंजप्शन के लिए, ठीक है। तो ये डिफिनेशन जो है मानी जाती है और ये कंप्रेहेंसिव डिफिनेशन है, क्योंकि ये डिफिनेशन जो है बनाई गई आफ्टर टेकिंग दीज फैक्टर्स इनटू द कंसिडरेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ग्रोथ डिफिनेशन किसने दी, क्वेश्चन आएगा स्कैर्सिटी डिफिनेशन किसने दी, वेलफेयर डिफिनेशन किसने दी, वैलिड डिफिनेशन किसने दी, ठीक है। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अब आज का लेक्चर यहाँ पे ही कंक्लूड करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा इन्फ्लेशन, यानी नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा इन्फ्लेशन। लेकिन लेक्चर लाने से पहले मैं एक एमसीक्यू सेक्शन भी लाऊंगा, क्योंकि यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस हैं ना प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, तो वो क्वेश्चंस जो है पहले इस पे एक लेक्चर होगा जो लेक्चर मैंने आज अपलोड किया है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहले हम इन्फ्लेशन देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जब हम इन्फ्लेशन देखते हैं ना, इन्फ्लेशन एज अ होल देखते हैं, अब ये आपके दिमाग में आ जाएगा कि इन्फ्लेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। कल नेशनल इनकम की बात करेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। इकोनॉमिक पॉलिसी में आपका मॉनेटरी पॉलिसी आता है, फिस्कल पॉलिसी आता है, ट्रेड पॉलिसी आता है, तो वो एज अ होल वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया ना तो एक बार लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना कभी नहीं भूलना, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।